Hello friends and hello दोस्तों. I hope all of you and find. ठीक है, तो आज का क्लास जो होगा कार्य एक ऊर्जा यानी कार्य और ऊर्जा पे क्लास होगा. कार्य और एक ऊर्जा पे क्लास होगा. अभी तक हमने लेसन 11 तक ख़त्म कर चुके हैं साइंस का. 11 अगर पार्ट 11 का पहला दूसरा तीसरा अगर देखना चाहते हैं 9 क्लास का, तो जाके आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर देख सकते हैं. जैसे कि यूट्यूब चैनल डालिएगा वेलकम क्लास 24 हावर्स, तो आपको पहले ही आ जाएगा. वेलकम क्लास 24 हावर्स डालने पे आपको पहले ही इसका दिखाई देगा कि आप उस पर जाके ज्वाइनिंग कर देख सकते हैं. आपको उसमें लिख दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11, 2 पार्ट, ऐसे करके लिख दिया गया है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं कार्य एक ऊर्जा यानी कार्य और ऊर्जा की ओर चलते हैं. कार्य और ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे. जो कल हमने पढ़ाया था मैथ पढ़ाए थे अवास्तविक संख्या ने रियल नंबर अपरिमेय संख्या, जिसमें क्लियर कर दिए थे एक वीडियो में. आज देखें कोशिश करेंगे आज ये कार्य और ऊर्जा समाप्त हो जाए. अगर समाप्त नहीं होगा तो कल हम इसका पार्ट 2 लेकर पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा. ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्टार लगा के देखते हैं. किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई गुणनफल से परिभाषित होता है. कार्य का मात्रक जूल अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है. 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है. मेरा कहने और समझाने और उसको बताने का मतलब ये कह रहा है, आपका ये सवाल जो प्रश्न जो कह रहा है, किसी पिंड पर किया गया कार्य यानी कोई भी वस्तु है उस पर हम कार्य कर रहे हैं, पर उस पर लगाए गए बल परिमाण बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी गुणनफल से परिभाषित होता है. तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है. कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है. अर्थात 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर. अगला पॉइंट समझिएगा. किसी पिंड का विस्थापन शून्य है यानी कोई भी पिंड है यानी कोई ही वस्तु उसका विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा. जैसे कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य, कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है. मान लीजिए हमने एक लोहा का छड़ी ले लिया, उसका विस्थापन शून्य है, तो बल द्वारा उस लोहे पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा. यदि किसी कहेंगे शून्य विस्थापन जब शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा. बस ये कह रहा है कि विस्थापन शून्य पूछेगा कि इनमें से अगर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, 1 होगा, बढ़ेगा घट, तो ऐसे करके पूछेगा आपको, तो बोलिएगा आपका शून्य होगा. यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है उसमें ऊर्जा है. ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है. यानी कहेंगे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कार्य किसे कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं. यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. ठीक है ना, ऊर्जा कहते हैं. यहाँ डिफिनेशन नहीं दिया गया, पर अपने से हम बता दे रहे हैं. ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कहिएगा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं. कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं. अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं. कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे. देखिए ऊर्जा और कार्य का मात्रा सेम होता है. कहेंगे कि ऊर्जा का मात्रा क्या होगा और कार्य का मात्रा क्या होगा, तो बोलिएगा दोनों जूल ही होगा. क्या होगा, जूल ही होगा. ऊर्जा का मात्रा और कार्य का मात्रा दोनों का मात्रक ही यानी साई मात्रक जूल होता है. क्या होता है, जूल होता है. किसी वस्तु पर बल लगने के बाद यदि वस्तु विस्थापन नहीं होती है तो यह कार्य शून्य माना जाता है. किसी वस्तु पर बल लगने के बाद यदि वस्तु विस्थापन नहीं होती है तो यह कार्य शून्य माना जाता है. जैसे कि हम कह रहे हैं कार्य करें, एक पत्थर को ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. अगर वो ये पत्थर को है, जैसे कि समझिए कि ये आप यहाँ पे एक पत्थर का सील है, ठीक है ना. अब इसको हम धक्का देते हैं, यहाँ से इम्प्रेस करते हैं. अगर ये समझिए कि ये आगे बढ़ जाता है तो हम कहेंगे, आगे बढ़ जाता है तो कहेंगे वस्तु
ये शून्य नहीं है। जब हम ये देखिए यह कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगने के बाद भी यदि वस्तु विस्थापन नहीं होती तो ये कार्य शून्य हो जाएगी। यदि हम इसे कार्य करेंगे और जो कार्य नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे कि कार्य क्या है, शून्य है, यानी विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य भी शून्य है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूछेगा कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको बताना होगा कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक होते हैं। यानी कार्य करेंगे तो हम देखिए कार्य करेंगे तो हमें एक से ज़्यादा वस्तु चाहिए। जैसे कि हम मेरा हैंड है, जब तक अब दूसरे हैंड में नहीं, जब तक दूसरे हैंड से अगर दूसरे हैंड से क्लैप यानी ताली नहीं बजाएंगे तब तक बजेगा नहीं, ठीक है ना। तो कार्य करने के लिए दो दशाओं का आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि समझो कि यह स्टिक है, ठीक है ना, और स्टिक स्थिर है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब ये स्टिक लेकर दूसरे स्टिक लेकर आप स्टिक से स्टिक आप तेज करिएगा तो बोलेंगे कि इसमें कार्य हो रही है। तो ये कह रहा है कि इसमें दो दशाएं कम से कम होनी चाहिए। किसमें कार्य करिएगा तो आपको कितनी दशा होनी चाहिए, दो तो दशा आवश्यक होना चाहिए। दूसरा नंबर देखिए, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए तथा वस्तु विस्थापित होना चाहिए। जब कार्य होगा तो हम कहेंगे वस्तु पे जब कार्य हो रहा है तो वस्तु पर बल लगना चाहिए। वस्तु पे क्या होगा, जब कार्य करेंगे तो वस्तु पर बल लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब वस्तु पर बल लगेगा तो वो वस्तु थोड़ी सी विस्थापन ही होना चाहिए। कार्य को W से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, कार्य को W से सूचित करते हैं, बल को F से सूचित करते हैं। बल को किससे सूचित करते हैं, बल को F से सूचित करते हैं, और विस्थापन को S से सूचित करते हैं। और विस्थापन को किससे सूचित करते हैं, विस्थापन को S से सूचित करते हैं। तो यही कह रहा है कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा। चलिए इसका सूत्र यहाँ देखते हैं, इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या बनेगा। तो बोलिएगा W बराबर क्या होगा, यानी कार्य बराबर क्या होगा, तो F गुणे S हो जाएगा, F गुणे S हो जाएगा, यानी बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट नोट्स कर लीजिएगा। बल गुणे विस्थापन आपको इंग्लिश में याद करना है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिए, लाइक ना करिए लेकिन शेयर अपने फ्रेंड के पास जरूर करिए, क्योंकि जो भी 9th 10th क्लास के जो पढ़ने वाले हैं वो इस क्लास को देख सकें और पढ़ सकें। अगर आपको लगता है कि हमें पार्ट 1 समझ नहीं है, पार्ट 2 समझ नहीं है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में फीड करिए और वहाँ से स्टार लगा कर कहिए कि 2 नंबर स्टार, 3 नंबर या दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि फिर मैं दोबारा उसे पढ़ सकूँ या पढ़ा सकूँ। यहाँ देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीव को अनेक मूलभूत गतिविधि करना पड़ती है। इन गतिविधियों को हमें जीव प्रक्रम कहते हैं। अब कहेंगे देखिए 10 क्लास में भी जीव प्रक्रम दिया है, आगे जो भी जितने एग्जाम होती हैं उसमें भी जीव प्रक्रम से पूछा जाता है सवाल। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल होगा पहला कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ पहला सवाल हो रहा है कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम भी जानते हैं जो जीवित हैं उनकी भोजन की आवश्यकता होगी ही होगी। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। अभी हमें जीवित रहना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। इन गतिविधियों को हम क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम कहेंगे। जैसे कि हम समझेंगे, जैसे कि जो भी मनुष्य होता है अपने भोजन तैयार करने के लिए उसको कार्य में लगा होता है, तभी वो भोजन आपको उसको मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि कोई भी जीवित हो गया, जैसे कि हम समझिए कि ये जैसे कि शेर ही है, जीवित रहता है तो अगले जो भी जीवित प्राणी होते हैं जो भी मिल जाए उनके, तो वो क्या करता है, अपने शिकार करता है। तो ये कार्य हो रहा है ना, उसमें गतिविधि तो कर रहा है ना, तो क्या कहेंगे उसको, तो इन गतिविधियों को हम जीव प्रक्रम के नाम देते हैं। इन गतिविधियों को क्या नाम, जीव प्रक्रम के नाम देते हैं। आइए थोड़ा सा और डीपली समझते हैं अगला पॉइंट से। इन जीव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब जीव प्रक्रम तैयार करेंगे तो हमारे अंदर मान लीजिए 10 केजी का
बोरी है, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो हम उसे नहीं उठा पाएंगे। तो यही कह रहा है, इन जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये जैव प्रक्रम यानी जो भोजन तैयार करेंगे अपने लिए, तो उनकी ऊर्जा कितनी है और कितनी कैपेसिटी चाहिए। जो भोजन से प्राप्त करते हैं, मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीजल पेट्रोल उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए गाड़ी चल रही है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसे पेट्रोल दी जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि कार्य एक सदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसका नाम है स्केलर। इसका नाम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसको सदिश और अदिश हम बढ़िया से डिफाइन करेंगे लास्ट में। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, तो वो क्रिया, आगे देखते हैं थोड़ा स्क्रॉल रोल करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं हम। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, तो वह क्रिया कार्य माना जाएगा। यही बार बार हम समझा रहे हैं, बार बार पॉइंट से समझाना चाहता है। कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, कोई वस्तु, ये बोले तो पत्थर का सील है, और इस पे हम बल लगा के इससे विस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ है और यहाँ ला देते हैं, तो हम कहेंगे ये कार्य माना जाएगा। गणितीय भाषा में कार्य को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। W बराबर F इंटू एस यानी कोस थीटा, जहाँ F बल है, एस तो बता चुके हैं। चलिए इसके समझने के लिए तीन स्थितियां हैं, और तीन स्थितियां ये दिया है, समझिए आप स्थिति से। जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो, तो उनके बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। स्थित कार्य धनात्मक होता है। जब बल सदिश विस्थापन सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो, तो उससे उनके बीच का कोण होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। बी नंबर कह रहा है, जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश दूसरे विपरीत हो, तो उनके बीच थीटा बराबर 180 डिग्री। जब विपरीत दिशा में हो तो बोलिएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। और जब बल सदिश लग रहा है एवं वस्तु में कोई विस्थापन न हो रहा है, तो उनके कोण होगा 90 डिग्री होगा, और इसमें कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसको देखिए, जूल कार्य। जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए, तो कहा जाएगा कि 1 जूल कार्य हुआ है। यानी 1 मीटर अगर हम किसी वस्तु को आगे बढ़ा देते हैं, तो 1 जूल का कार्य होगा। कौन सा 1 जूल का कार्य हो जाएगा? किसका?